नमस्कार, ऐसा देश हो में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं तंत्र की। जी हां, इस तंत्र में लोकतंत्र भी है, इस तंत्र में तानाशाही का तंत्र भी है और इस तंत्र में लोक स्वराज्य जैसा तंत्र भी है। माने ये जो तंत्र का मंत्र है, इसको जनता तक ठीक से वो पहुंचे और वो अपने महत्व को समझे और तंत्र पर लोक किस तरह से नियंत्रित उसको करे, इस पर सारी की सारी चर्चा आपसे आज करना चाहेंगे। जी, ये बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न उठाया है। बिल्कुल। देखिए, दुनिया में 3 प्रकार की शासन प्रणालियां वर्तमान में हैं। बिल्कुल। एक को हम कहते हैं लोकतंत्र, एक है धर्मतंत्र और एक है राज्यतंत्र। लोकतंत्र पश्चिम में है, वहां व्यक्ति सर्वशक्तिमान है। लोकतंत्र में बिल्कुल बिल्कुल, पूंजीवाद उससे पनपा है। पूंजीवाद उसी से पनपा है, उसी लोकतंत्र की उपज है पूंजीवाद। व्यक्तिवाद से पूंजीवाद की तरफ गए, तो वो पश्चिम का लोकतंत्र है। एक धर्मतंत्र है इस्लामिक देशों में। यहाँ धर्म सबसे ऊपर है, पावरफुल है। बिल्कुल। व्यक्ति, परिवार और समाज, धर्म से सब नीचे हैं। राज्य भी उसके नीचे है। तीसरी व्यवस्था साम्यवादियों की है, वहां राज्य सर्वशक्तिमान है। साम्यवाद में धर्म, व्यक्ति, समाज ये गौण है। लेकिन एक चौथी व्यवस्था भारत में थी, है नहीं। हजारों वर्ष पहले भारत में सर्वोच्च था समाज। समाज के नीचे था धर्म, समाज के नीचे था राज्य, समाज के नीचे था व्यक्ति। भारत का जब संविधान बनने लगा तो हमारे नेताओं ने क्या किया ये आपको मालूम नहीं है। इन लोगों ने एक घपला कर दिया। जो संविधान बनाया उसमें लोकतंत्र के व्यक्ति को सारे अधिकार दे दिए, साम्यवाद के राज्य को भी पूरे अधिकार दे दिए। राज्य भी यहां सर्वशक्तिमान हो गया, व्यक्ति भी ताकतवर हो गया लोकतंत्र का, धर्म भी ताकतवर हो गया। यहाँ वो अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्यक है, जाति को घुसा दिया, भाषा को घुसा दिया, सबको घुसा दिया। बाहर किसको किया? समाज को, आदमी को, समाज को। समाज की पहली इकाई है परिवार। भारतीय संविधान में परिवार की कोई व्याख्या नहीं है। परिवार को कोई अधिकार अलग से प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में गांव को अधिकार नहीं दिया गया। संविधान बनाने वालों ने धर्म को मान्यता दे दी, राज्य को पावर दे दिया, व्यक्ति को दे दिया। बाहर किसको कर दिया? गांव को बाहर कर दिया। पंचायती राज में आकर के ये तो बाद में जो संविधान संशोधन 73वां 74वां हुआ है, तब ये तो आकर के और राजीव गांधी के कार्यकाल में इसका विचार उठा। नरसिंह राव के टाइम में पास हुआ 1993 में। और पास करने के बाद भी इन लोगों को बड़ा भारी अफसोस है कि हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो ये एक खास बात है। लोकतंत्र जो है, इसकी परिभाषा गांधी जी कहा करते थे कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो लोक मालिक होगा, लोक नियंत्रित तंत्र होगा। हमारे नेताओं ने बदल के क्या कर दिया? लोक नियुक्त तंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। लोक नियुक्त और लोक नियंत्रित में बहुत अंतर होता है। अपॉइंटेड बाय पीपल, हाँ, और उसके बाद जो है मैंने कंट्रोल्ड बाय नहीं, अपॉइंटेड बाय पीपुल तो है। लोक अपॉइंट तो कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। जबकि लोकतंत्र की परिभाषा लोक नियंत्रित तंत्र होनी चाहिए, वही आदर्श लोकतंत्र होगा। लेकिन गांधी जी के मरते ही हमारे नेताओं ने, अब इसका मूल क्या है? इसका मूल तत्व यह है कि जब लोकतंत्र लोक नियंत्रित होता है तो तंत्र को मैनेजर के अधिकार होते हैं। बिल्कुल। और जब लोक नियुक्त होता है तो तंत्र को कस्टोडियन के अधिकार होते हैं। ये कस्टोडियन और मैनेजर में भी बहुत अंतर है। ये आप बने साधारण अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से अब आप कहते हैं भारत में लोकतंत्र है। अरे ये भारत में कैसा लोकतंत्र है? भारत का
तंत्र अपना वेतन चाहे जितना बढ़ा ले। बिल्कुल। कहीं लिखा है कि कितना बढ़ा सकता है, 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। मैनेजर, हमारा मैनेजर अपनी तनख्वाह मनमाना चाहे जितनी बढ़ा दे, मालिक देने के लिए बाध्य है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 543 लोग संसद में बैठे हैं, या राज्यसभा के 250 लोग भी जोड़ दीजिए, इन लोगों का वेतनमान बढ़ाने में, या इन लोगों के जो भी इनसे जुड़ी चीजें हैं उनको घटाने बढ़ाने में, क्या देश के 125 करोड़ लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिकल है? है ही नहीं है। प्रैक्टिकल और इनप्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ नहीं है। जो इनको वेतन लेना है वो लोग अपनी एक कमेटी बना करके वेतन तय कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये बताइए, ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि वेतन देने वाले से पूछा भी न जाए और बिना पूछे और वो अपना तय कर ले? ये अच्छा लोकतंत्र है भारत में। आप एक ट्यूबलाइट तोड़ के दिखा दीजिए, अगर आपने ट्यूबलाइट तोड़ दी तो ट्यूबलाइट का पैसा आपसे भरवा लेंगे, ऊपर से फाइन और करेंगे। हमारे नेता संसद में सारा ट्यूबलाइट तोड़ दें, कितना माइक पटक दें, भरेगा कौन? होता भी है कई बार। तो कौन भरेगा? भरेगा लोग। हाँ, फिर भी वो भी उसी की जेब से जाना है। हाँ, तो वो अगर ट्यूबलाइट तोड़ दें तो भरेगा लोग, और हम ट्यूबलाइट तोड़ दें तो भरेंगे हम। हमारे अधिकार क्या हैं, लोक के क्या अधिकार हैं, ये तय कौन करेगा? तंत्र। बिल्कुल। तो हमारे अधिकारों की व्याख्या करेगा तंत्र, और तंत्र के अधिकारों की व्याख्या कौन करेगा? ये तंत्र। बिल्कुल। ये कुछ तानाशाही से कुछ नजदीक तो नहीं चला जाता है? बिल्कुल। जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र और तानाशाही और लोक स्वराज्य, ये तीनों अलग अलग हैं। भारत में जो लोकतंत्र है यह आयातित लोकतंत्र है, जीवन पद्धति में नहीं आया है। पश्चिम में जो लोकतंत्र है वो आयातित नहीं था। वहां के लोगों ने चिंतन किया, निष्कर्ष निकाले, लोकतंत्र लागू किया। बिल्कुल। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में जो लोकतंत्र आया है ये आयातित लोकतंत्र है, मूलतः नहीं है। उसी का ये परिणाम है कि यहां अव्यवस्था हुई। लोकतंत्र जब भी केंद्रीयकरण की दिशा में बढ़ता है तो अव्यवस्था पैदा होती है, और उस अव्यवस्था का समाधान क्या होता है? तानाशाही। ये बड़ी गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूं कि लोकतंत्र जब केंद्रीयकरण की दिशा में बढ़ेगा तो अव्यवस्था होगी ही, कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो भारत में है तो, बांग्लादेश में है तो, पाकिस्तान में है तो, नेपाल में है, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। हाँ, इराक में है, और जितने भी देश हैं, जो भी श्रीलंका है, सब जगह कुछ ना कुछ अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। जहां भी लोकतंत्र तानाशाही की दिशा में जाएगा, आयातित होगा। लोकतंत्र अगर लोक स्वराज्य की दिशा में जाएगा तो वहां व्यवस्था स्थापित होगी, जैसे पश्चिम के देश। लोक स्वराज्य की दिशा यानी क्या? लोक स्वराज्य की दिशा का सीधा मतलब है कि लोक नियंत्रित तंत्र होना चाहिए, लोक नियुक्त तंत्र नहीं होना चाहिए। यह हमारे लोक स्वराज्य की दिशा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भारत में तो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तो लोक स्वराज्य की कोई दिशा की तरफ में बढ़ने का कोई क्रम ही नहीं बन पा रहा है। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि हमारा लोकतंत्र केंद्रीयकरण से हटे और लोक स्वराज्य की दिशा में जाए। इस दिशा में जो अन्ना जी जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न को भी उलझा दिया गया है। हम लोगों का तो एक सुझाव है इस संबंध में कि भारत में एक लोक संसद बननी चाहिए। लोक संसद का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने अभी करीब 1 महीने पहले सोचा कि भाई ये अन्ना जी के आंदोलन को भी सरकार आसानी से नहीं मानेगी। तो लोक संसद का एक कंसेप्ट हम देना चाह रहे हैं आपके सामने। एक देश और 2 संसद, ऐसा कैसे? एक देश और 2 संसद का प्रश्न यहाँ नहीं है। हम तो लोक संसद का, एक बात आप बताइए कि एक देश, तो एक देश में लोक और तंत्र 2 हैं, तो मूल प्रश्न तो ये पैदा होता है। लेकिन एक देश में लोक भी एक ही है और तंत्र भी एक हैं, तो दोनों एक हैं। तो दोनों जब एक हैं
तो हमारा मानना यह है कि सारे अधिकार तंत्र के पास कैसे चले। क्या अधिकार है आपके पास बताइए? वोट देने के अलावा कुछ अधिकार आपके पास है? फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट तो व्यक्ति के होते हैं, समाज के पास नहीं है। कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हमें किस उम्र में शादी करनी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है क्या? सरकार तय करेगी। कितने बच्चे पैदा करने हैं, सरकार तय करेगी। हमें शादी में कितने बाराती बुलाने हैं, तो सरकार तय करेगी। हमें हेलमेट पहनना है कि नहीं पहनना है, ये सरकार तय करेगी। क्या है हमारा फंडामेंटल राइट? क्योंकि फंडामेंटल राइट की ये लोग परिभाषा ही नहीं जाने, इसलिए सारी। कैसा लोकतंत्र है भारत में, आप जरा विचार करिए। आपने सुना होगा केशवानंद भारती प्रकरण। ये भारत का लोकतंत्र मैं आपको बता रहा हूं। सशक्त न्यायपालिका होनी चाहिए, सब लोग कहते हैं। केशवानंद